Welcome to all. Today we discuss about the topic zoonosis. So as we all know that zoonotic is the disease which spread from animals to human beings. So let's start. In this video we see the introduction of zoonosis, definition of zoonosis, types of zoonosis, etiological classification, mode of transmission, prevention of zoonotic disease, and last one is health education of zoonotic disease. So let's start with the introduction. Normally, जूनोसिस derived from Greek word जून मीन्स एनिमल एंड नोसोन मीन्स डिसीज। हमें पता है कि जूनोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, जून जिसका मीनिंग है एनिमल और नोसोन मीन्स डिसीज। जूनोसिस was coined and first used by Rudolf Virchow in 1880 who defined it for communicable disease। जूनोसिस वर्ड हमें एक साइंटिस्ट थे रूडोल्फ विर्चो इन 1880 में हमें फर्स्टली गिवन हुआ था, दिया गया था, जिसको रूडोल्फ विर्चो ने ही कम्युनिकेबल डिसीज़ डिफाइन किया था। रूडोल्फ विर्चो ने ही हमें बताया था कि जो जूनोसिस है वो ही एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जूनोसिस डिसीज़ को हम जूनोटिक डिसीज़ भी बोलते हैं। जूनोटिक डिसीज़ आर स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि पूरे ग्लोबल में, जैसे कि कोरोना पूरे ग्लोबल में स्प्रेड हो चुका है, ऐसे ही जूनोटिक डिसीज़ भी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए जूनोसिस इज़ एनी डिसीज़ और इन्फेक्शन दैट इज़ नेचुरली ट्रांसमिसेबल फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू ह्यूमंस। अब हम इसमें नॉर्मली एक वर्ड देख रहे हैं वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं जिनके अंदर स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो डिसीज़ हमें वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं उन डिसीज़ को हम बोलते हैं जूनोसिस। इसका एग्जांपल है प्लेग या फिर रेबिस। रेबिस का नॉर्मली हमने नाम भी सुना होगा, रेबिस हमें डॉग बाइट से होता है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। नॉर्मली इसके 4 टाइप्स होते हैं, एक वायरल जूनोसिस, बैक्टीरियल जूनोसिस, फंगल जूनोसिस एंड पैरासिटिक जूनोसिस। तो वायरल जूनोसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो वायरल जूनोसिस नेम से पता चल रहा है कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो एक वायरस होगा। वायरल जूनोसिस कॉजेज अवर डिसीज इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स और साइलेंट इन्फेक्शन in animals and over disease in unnatural hosts such as humans, that is example rabies and monkeypox। तो वायरल इन्फेक्शन जिसमें कि एक वायरस उसका पॉजिटिव एजेंट होगा वो हमारा वायरल जूनोसिस होते हैं। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं रेबिस। तो अगर हम रेबिस की बात करें तो जब हमें डॉग बाइट करता है तो उसका कुछ लार्वा हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, तो उसमें अगर कुछ वायरस में कुछ एजेंट होगा, पॉजिटिव एजेंट उसका वायरस है ना, तो अगर उसमें कुछ वायरल इन्फेक्शन वहीं से कोज होगा, अगर कुछ वायरस होगा उसके उस डॉगी में, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। सेकेंड हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल जूनोसिस। नाम से यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो बैक्टीरियल मतलब जो कि जिसका पॉजिटिव एजेंट एक बैक्टीरिया होगा। ए बैक्टीरियल जूनोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जैसे कि एग्जांपल इसका लाइम डिसीज या फिर प्लेग। फंगल डिसीज़ के बारे में, फंगल जूनोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट फंजाई होगा, क्योंकि नेम से पता चलता है इसमें कि फंगल जूनोसिस। जूनोसिस आर इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड लेस फ्रीक्वेंटली वाइस वर्सा। ह्यूमन सफ़र फ्रॉम न्यूमरस फंगल जूनोसिस। हमें पता है कि इसका पॉजिटिव एजेंट फंगस है, लेकिन ये जो फंगल जूनोसिस है ये एनिमल्स से ह्यूमंस में तो होगी, बट ये ह्यूमन से एनिमल्स में भी जा सकती है। इसका एग्जांपल है कैंडिडियासिस या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक जूनोसिस की। तो पैरासिटिक जूनोसिस are defined as infection caused by protozoa, helminthes and arthropods which are naturally transmitted between vertebrate animals। पैरासिटिक जूनोसिस जिसके पॉजिटिव एजेंट एक पैरासाइट होगा, ये इन्फेक्शन हमें प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस और आर्थ्रोपोड्स, ये जो एनिमल की कैटेगरी हैं एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उन एनिमल्स से हमको हो जाती हैं, ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हाइपोडर्मा बॉबिस।
अब इसके हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके 4 इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है या फिर पैरासाइट है। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। तो इसके 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड है साइक्लो, थर्ड है मीटाजोनोसिस और फोर्थ है सेप्रोजोनोसिस। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट जोनोसिस। तो अगर देखा जाए तो नेम से पता चलता है यहाँ पे कि डायरेक्टली ही ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन डायरेक्ट जोनोसिस द डिसीज इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन थ्रू मीडिया सच एज एयर, इन्फ्लुएंजा, एज थ्रू बाइट्स और सलाइवा, रेबीज। एग्जाम्पल है रेबीज या फिर टैक्सोप्लाज्मोसिस। अब हम देखते हैं डायरेक्ट जोनोसिस में इसका जो मीडिया होगा वो या तो एयर होगा या फिर वाटर हो सकता है, या फिर किसी के कट करने से या बाइट करने से हो सकता है, या फिर उसका सलाइवा हो सकता है। सपोज हमें डॉग बाइट करता है, तो जैसे एग्जांपल भी बताया मैंने रेबीज़ वाला, तो सेम वो एग्जांपल इसी का है। तो रेबीज़ क्या है? एक डायरेक्ट जूनोसिस डिसीज़ है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट जूनोसिस, मतलब वो एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका डायरेक्ट है। तो रेबीज़ इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें क्या है, उसका सलाइवा अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और हमें रेबीज कोज हो जाएगा। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं साइक्लोजिनोसिस की। साइक्लोजिनोसिस रिक्वायर्स मोर देन 1 वर्टिब्रेट होस्ट बट नो इनवर्टिब्रेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट लाइफ साइकिल। अब साइक्लोजिनोसिस में देखते हैं, इसमें एक वर्टिब्रेट होस्ट से ज़्यादा की नीड पड़ती है, लेकिन वो इनवर्टिब्रेट नहीं होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसका एग्जांपल है टेनिया सैगिनेटा। हम जब टेनियासिस की डिसीज़ कंडीशन देखेंगे तो उसमें हमें साइक्लोजिनोसिस के बारे में पता चल जाएगा। अब हम थर्ड देखते हैं मीटाजोनोसिस। मीटाजोनोसिस इज रिक्वायर्स बोथ ए वर्टिब्रा एंड एन इनवर्टिब्रा होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। हम देख लेते हैं इसमें कि इसमें 2 चीज़ों की नीड पड़ती है, एक वर्टिब्रा और एक इनवर्टिब्रा। दोनों होस्ट की नीड पड़ती है, जिनके अंदर स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होगा उन एनिमल्स की भी नीड पड़ेगी हमें, और जिनके अंदर स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होगा हमें उन एनिमल्स की भी नीड पड़ेगी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका एग्जांपल है प्लेग या फिर एर्बोवायरस इन्फेक्शन। हम आगे की वीडियोस में एर्बोवायरस और प्लेग को भी डिस्क्राइब करेंगे। अब हम 4 देखते हैं यहाँ पे सेप्रोजिनोसिस। तो ये सेप्रोजिनोसिस इज रिक्वायर्ड बोथ ए वर्टिब्रेट होस्ट एंड ए नॉन एनिमल सच एज फूड, सॉइल, प्लांट, रिजर्वर और डेवलपमेंट स्टाइल फॉर कंप्लीशन ऑफ इट लाइफ साइकिल। तो सेप्रोजिनोसिस में हम देखेंगे कि इसमें ज़रूरत पड़ती है एक वर्टिब्रेट होस्ट की एंड नॉन एनिमल्स। नॉन एनिमल मतलब कि जो कि लिविंग नहीं होते, जैसे कि फूड खाने से भी हो सकती है स्प्रेड, या फिर खाने से भी हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, सॉइल मिट्टी से भी, और प्लांट। और रिजर्वायर मतलब कि जो चीज़, जैसे सपोज कहीं पे पानी जमा है तो वहाँ पे भी जो कीट पतंगे हो जाते हैं तो उनसे भी ये डिसीज़ हमारे अंदर स्प्रेड, हमारे अंदर एंटर कर सकती है, हमारे अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। इसका एग्जांपल है हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो सेप्रोजिनोसिस क्या है, वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वर्टिब्रेट होस्ट की तो रिक्वायरमेंट होगी उसको, साथ साथ उसको नॉन एनिमल होस्ट की भी, नॉन एनिमल रिजर्वर की भी ज़रूरत होगी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसका एग्जांपल है हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन क्या क्या है इसके। तो देखिए, तो यहाँ पे डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द एनिमल हाउसिंग एरिया। तो जो एनिमल हाउसिंग एरिया है, मतलब एनिमल के आसपास वाला एरिया है जहाँ पे एनिमल रहते हैं या फिर जहाँ पे हमारा पेट रहता है, तो उसके आसपास हमें ना तो खाना खाना चाहिए ना ही पानी पीना चाहिए। फिर देखते हैं वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एनिमल हैंडलिंग। जब भी हम अपने पेट को, या फिर हम अगर कोई एनिमल हैंड कर रहे हैं, या फिर उसको हम गोद में उठा रहे हैं, या फिर उसको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें पहले भी हाथ धोने चाहिए और उसके बाद में भी अपने हैंड वॉश प्रॉपर करने चाहिए। अवॉइड बीइंग बिटेन और स्क्रैच बाय एन एनिमल। हमें एनिमल की बाइट करने से बचना चाहिए और वो हमें स्क्रैच ना कर दे, इस चीज़ से भी बचना चाहिए। कीप एनी एरियाज वेयर द एनिमल्स आर केप्ट क्लीन एंड सैनिटरी। हमें जिस एरिया में एनिमल रहता है, जिस एरिया में हमारा पेट रह रहा है, अगर हमने उसके लिए कोई घर बना रखा है तो उसको हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए, प्रॉपर उसको क्लीन करना चाहिए। यूज़ इंसेक्ट रेपिलेंट और अदर मेथड्स टू कीप द मॉस्किटो, फ्लाइज एंड टिक्स अवे। हमें इंसेक्ट रेपिलेंट का यूज़ करना चाहिए, मतलब हमें इंसेक्टिसाइड का या फिर मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, जिनसे कि जो मॉस्किटो हैं, मच्छर हैं, या फिर जो फ्लाइज़ हैं, या फिर जो टिक्स हैं, जो कीट पतंगे हैं, वो एनिमल्स से दूर रहें, क्योंकि उनसे भी काफ़ी टाइम जो डिसीज़ है वो स्प्रेड हो जाती है। अब हम देखते हैं मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और वाइल्ड एनिमल्स से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। प्रिवेंट पेट्स फ्रॉम लिविंग प्लेसेस
और जो बैड्स हैं उनको लिविंग प्लेसेस से दूर रखना चाहिए। फिर है वैक्सीनेशन, प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन अपने पेट के लगवाते रहना चाहिए। अब हम इसकी बात कर लेते हैं हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव डिसीज नॉट ओनली इन मैन बट ऑल्सो इन डिसीज ऑफ लोअर एनिमल्स वेयर एजुकेटिंग द ऑनर इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। अब हमें पता है कि अगर हम पेट रख रहे हैं अपने घर में तो हमें प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए कि क्या कि हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि हेल्थ एजुकेशन चाहे मैन हो, ठीक है, या फिर एनिमल हो, अगर हम कोई पेट रख रहे हैं तो हमें प्रॉपर एजुकेट होना चाहिए कि अगर वो हमें बाइट कर रहा है तो हमें तब ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए, हमें प्रॉपर प्रिवेंशन का पता होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पता होना चाहिए, वैक्सीनेशन का पता होना चाहिए। अगर हम पेट रख रहे हैं तो हमें सेल्फ एजुकेट भी होना चाहिए। फिर एक कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिसीज इज एन इम्पोर्टेंट कंसर्न। पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इफ डिसीज कैन बी फेटल और क्लिनिकली सीवियर दैट इज रेबीज लेप्टोस्पिरोसिस। अब हमें जूनोटिक डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो कुछ पब्लिक ऐसी होती है जो कि अगर उन्हें डॉग भी बाइट कर रहा है तो भी वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, प्रॉपर कोर्स कंप्लीट नहीं करते। तो उससे क्या होता है, कभी कभी पेशेंट की या फिर जो उसका जो उसको जिसने डॉग डॉग ने जिसको बाइट किया है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है या फिर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाती है। इसका एग्जांपल है रेबीज़। अगर सपोज़ देखा जाए तो अगर बाई चांस किसी डॉग ने एक मैन को बाइट किया और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, अपना प्रॉपर कोर्स कंप्लीट नहीं किया, थोड़े दिन मेडिसिन खाई और फिर छोड़ दी कि अब ठीक हो जाएगा, तो वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में रहता है क्योंकि वो तो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। तो उससे क्या होगा, फिर डेथ भी हो सकती है या फिर जो पेशेंट है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है, क्रिटिकल भी हो सकती है। अब है एजुकेटिंग द कम्युनिटी अबाउट द कॉज। हमें कम्युनिटी को कॉज के बारे में, उसके कारण बताने चाहिए एंड मोड ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन की, कैसे डिसीज ट्रांसमिट हो रही है, प्रिवेंशन बताने चाहिए एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, और इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट को भी बताना चाहिए। एजुकेशन हेल्प क्रिएट एंड कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक इन फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ डिसीज मैनेजमेंट। एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरे को कोऑपरेट करने में हेल्प करेगी, पब्लिक की नीड्स को, पब्लिक की जो डिसीज़ मैनेजमेंट है उनके गोल्स को मैनेज करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक डिसीज़ हम देख सकते हैं कि बेबी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपने पेट को घुमाने के लिए लेके जाता है और वो फिर उन्हीं हाथ से खाना खा लेता है। तो उससे भी क्या होगा, वो डिसीज़ उसके अंदर एंटर हो जाएगी, या फिर वो बेयर फुट घूम घूम रहा है तो उससे भी जो सॉइल है, सॉइल के कांटेक्ट में वो आ जाएगा और उससे भी हमें डिसीज़ स्प्रेड हो जाएगी। देन समराइज इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन। थैंक यू।